CS Station Kadare with lots of energy. Let me start with this video. Indian Regulatory Framework आपके सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉस का सबसे पहला टॉपिक नाउ इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। पहले तो हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ स्टार्ट करते थे, बट नाउ उन्होंने जो कुछ चीजें ऐसी थी जो हम लोगों को एक्चुअल में आप लोगों को अलग से बतानी पड़ती थी कि ये ऐसा लॉ बनता है या इस तरीके से चीजें होती है, इस वर्ड को ऐसा मेंशन किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हम लोग बताते थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो सारी चीजों को क्लब करके उन्होंने एक अलग से चैप्टर लेकर आ गए, वो दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, रेगुलेटरी मतलब कंट्रोल करने की जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेटर बोलते हैं। तो ये जो इंडिया के लॉज है, उसी से इंडिया के जो भी लोग हैं वो कंट्रोल होते हैं। फिर इट मे बी द गवर्नमेंट ऑल्सो, इट मे बी इंडियन सिटीजन ऑल्सो, जो भी लोग हैं वो सब लोग कंट्रोल होते हैं। तो उन सारी चीजों को ये जो कंट्रोलर है इसको लेकर कुछ चीजें उन्होंने बताई हुई है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है लॉ की शुरुआत कैसे हुई, फिर लॉ होता क्या है, फिर लॉ इन्फोर्स कैसे होता है, टाइप्स ऑफ लॉ क्या होते हैं, फिर ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो कैसे वर्क करता है, जो भी बेसिक जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, ये कैसे वर्क करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहाँ से आया, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजों को आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक। सबसे पहला कि ये जो भी लॉज स्टार्ट होने से पहले पहला जो लॉ आया था उसे बोला जाता है कोड ऑफ हम्मुराबी, यानी कि जो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ जो था, जो रिटन फॉर्म में लिखा गया था, वो ये था। यानी कि इट्स नथिंग बट एक्चुअल में ये सारा स्टोन पर पूरा का पूरा लॉ लिखा गया था, यानी कि पब्लिक को पता चले कि एग्जैक्टली मतलब लॉ क्या है, उस एरिया का लॉ क्या है। तो ये जो लॉ जब बनाया गया था, तो क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे पता नहीं था कि ये लॉ है, जैसे जीएसटी जीएसटी का नोटिस आया था रिसेंटली, अब मतलब न्यूज में आया था कि एक पानीपुरी वाले को 40 लाख का जीएसटी का नोटिस आया। क्यों क्यों आया? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि जीएसटी कब भरना होता है, या जीएसटी को लेकर चीजें प्रोसीजर नहीं पता है। तो लॉ लोगों को नहीं पता, ये पता ही, ये बोलना ही नहीं चाहिए, सीधा दीवारों पे उससे सारे पत्थरों पे लॉ लिख दिया था, तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है। तो ये कब हुआ था? बेबीकॉन फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1792 बीसी टू 1758 बीसी। ये कुछ याद खास करने की जरूरत नहीं, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बस बेसिक आपके इंफॉर्मेशन के लिए, रेफरेंस के लिए। उसके बाद उन्होंने 12 ब्रॉन्ज टैबलेट्स इन रोम लाया। मतलब बेसिकली दिस इज नथिंग बट 12 टैबलेट्स इज नथिंग बट एक्चुअल में 12 अलग अलग तरीके से, जैसे हमारे बोलते हैं ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग है, लेबर लॉज का कॉन्ट्रैक्ट ग्रेचुटी एक्ट अलग है, कंपनीज एक्ट अलग है। तो ऐसे अलग अलग लैंड को लेके सारे एक्ट या एजुकेशन को लेकर एक्ट, ऐसे 12 टैबलेट्स पर अलग अलग चीजों को लेकर लॉज आए थे। अगेन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव जीरो इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं मेन जो आपके काम का है एग्जाम के लिए भी और लाइफ टाइम के लिए भी। बिफोर आई स्टार्ट विथ दिस, बट मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक डालने वाली हूँ, हाउ टू अंडरस्टैंड बेयर एक्ट। ठीक है, 15 मिनट का मुश्किल से वीडियो होगा। मैंने बहुत सारी चीजें वैसे तो लेक्चर में बताई, बट बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं कवर कर पाते बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो 15 मिनट का ही वीडियो है, बट जरूर देख लेना। क्यों? नॉट ओनली फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ पासिंग एग्जाम, बट वो वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप पास भी हो जाते हो तब भी आपको आगे जाके काम में आएगा। उसके बाद जब तक आप हो, मतलब जब तक इवन तो आप सीए भी छोड़ दोगे तब भी काम में आएगा, सीएस करने का डिसीजन लोगे तब भी काम में आएगा, कुछ और कोर्स करना है तब भी काम में आएगा ही आएगा। तो इसीलिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। 15 मिनट का वीडियो है, एंड में देखना चाहिए तो ये लेक्चर होने के बाद, या बीच में अब भी देख के फिर वापस से इधर आना, एज योर विश, बट वो जरूर देख लेना। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी जस्ट स्टार्ट। व्हाट इज लॉ? एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज सोर्स ऑफ लॉ। तो पहले समझ लो पहले लॉ होता क्या है। अब लॉ होता क्या है? लॉ इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजों को शॉर्ट में लिखवा के समराइज फॉर्मेट में रखा है, चार्ट फॉर्मेट में रखा है, सो दैट वो स्टेटमेंट पढ़ने में जो जान जाती है वो आपकी ना जाए, और स्टेटमेंट फॉर्मेट की बजाय आप बस देख के समझ जाओ चार्ट डायग्राम में, और आपके दिमाग में वो इमेज छप जाए कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा हमें एग्जाम में लिखना है। ओके, तो सबसे पहला व्हाट इज लॉ? लॉ का मतलब है सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज। पहला सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज, पहला है लॉ इज नथिंग बट ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा। मुझे लॉ नहीं पता, मुझे नहीं पता कि सिग्नल रेड होने के बाद रुकना होता है या यहाँ से नहीं जाना है, मुझे नहीं पता, डजेंट मैटर। आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि आपको इंडियन लॉज पता होने चाहिए और आपको वो फॉलो करने। तो पहली बात, लॉ इज नथिंग बट व्हाट? सेट ऑफ ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज। दूसरा,
ये कौन इम्पोज कर रहा है? गवर्नमेंट इम्पोज कर रहा है। क्यों इम्पोज किया जा रहा है? फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। ये दो रीजन की वजह से, एक सोसाइटी को जस्टिस मिले, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, एंड सोसाइटी का वेलफेयर बढ़े, सब साथ में मिलकर काम करें। इसीलिए ये दो रीजन को लेकर गवर्नमेंट इम्पोज कर देता है कुछ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज, जिसे लॉ बोला गया है। अब ये जो लॉज है ये सोशल टॉपिक्स पर भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल टॉपिक्स पर भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल टॉपिक्स पर भी हो सकते हैं, कल्चरल टॉपिक्स पर भी हो सकते हैं। तो आपको ये चार चीजें याद रखनी है। पहले तो डेफिनेशन याद रखना है, क्या है? लॉ इज नथिंग बट व्हाट? सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज है। बट कौन इंपोज कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? या तो आपके वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए, या फिर सोसाइटी को जस्टिस देने के लिए। ये जो भी एस्पेक्ट, ये जो भी लॉ आएगा, कौन से एस्पेक्ट पे आएगा? चार, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, या फिर जो कल्चरल एस्पेक्ट है उस पर। तो ये चार एस्पेक्ट पर आपको ये लॉज आ सकते हैं। तो व्हाट इज लॉ हो गया। दूसरा आ सकता है व्हाट इज लॉ एंड सोर्स ऑफ लॉज, आपको पूछे जाएंगे। तो सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है? चार उन्होंने चीजें बताई हुई है। सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन, आई होप सो यू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा द स्टैट्यूट और द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबलीज। पार्लियामेंट इज नथिंग बट लोकसभा एंड राज्यसभा। तो या एक तो पहला लॉज आते कहाँ से है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरा लॉ आता कहाँ से है? पार्लियामेंट जो लॉज बनाता है, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे वो लॉज को एप्लीकेबल करना चाहते हो। तीसरा, प्रेसिडेंट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो जुडिशियल अथॉरिटीज जो डिसीजंस देते हैं, वहां से रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज आते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ। मैंने हमेशा सिखाया है, नहीं पता बेयर एक्ट वाले लेक्चर में मिल जाएगा। सो लॉ में क्या बोला जाता है? जो भी कोर्ट डिसीजंस देता है, वो कोर्ट ने जो डिसीजंस दिए वो भी इंक्लूड होते हैं, बराबर। केस लॉज इसलिए आप पढ़ते हो। तो प्रेसिडेंट्स ऑफ जुडिशियल, प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स, मतलब जो जुडिशियल अथॉरिटीज जो डिसीजंस दे रहे हैं वो। एंड लास्ट इज नथिंग बट कस्टम्स एंड यूसेज के बेसिस पे। तो चार, एक कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो व्हाट इज लॉ, दूसरा सोर्स ऑफ लॉ। व्हाट इज लॉ, मैं एक बार एक काम करती हूँ, अभी रिवाइज करा देती हूँ, बाद में वापस से रिवीजन नहीं होगा। तो व्हाट इज लॉ? इट इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज। दूसरा, कौन इंपोज कर रहा है? गवर्नमेंट। क्यों कर रहा है? वेलफेयर के लिए एंड जस्टिस के लिए। दूसरा पॉइंट, चार, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल और वो सब लिख देना। उसके बाद सोर्स ऑफ लॉ चार, कौन से? पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, तीसरा उसके बाद प्रेसिडर और द जुडिशियल अथॉरिटीज जो लेकर आएगा वो, एंड लास्ट इज कस्टम एंड यूसेज। उसके बाद, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे पार्लियामेंट होता है, जो लॉ मेकिंग बॉडी इंडिया में माना गया है। लॉ मेकिंग बॉडी जिसको माना गया है वो लॉ मेकिंग बॉडी इज नथिंग बट पार्लियामेंट, जहाँ पे स्टेट अपने लिए, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट बाउंड्रीज के लिए लॉज बनाएगा, एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर पूरे इंडिया के लिए, होल ऑफ इंडिया के लिए लॉज बनाएगा। अब कुछ चीजों को लेकर, मतलब इंडिया का जो हिस्ट्री जो लॉ को लेकर डेवलप हुआ है, हिस्ट्री रादर लॉ को, रादर लॉ मेकिंग प्रोसेस को लेकर, तो आपको कुछ, ये जो दो पैराग्राफ है उसको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे समराइज किया है। तो सबसे पहला जो इंडिया में हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। ये एक्ट सबसे पहले तो लाया किसने था? पार्लियामेंट ऑफ यूके ने लाया था, हु इज अ प्रिक्यूसर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब पहले जो जिन्होंने लाया वो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोड्यूसर, यानी कि जो पार्लियामेंट ऑफ यूके है, उन्होंने इंडिया का एक्ट लाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अंडर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? अर्लियर द सिस्टम वाज यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी जिसको हम लोगों ने ट्रांसफर किया फेडरल में। अब यूनिटरी एंड फेडरल का डिफरेंशिएशन समझ लो। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा, हम बोले सो कायदा, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है? सब यूनिट्स होते नहीं है, कोई डिवीजन नहीं होता है, सेंट्रलाइज्ड पावर होती है। एंड फेडरल का मतलब होता है दो लेवल्स होंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो वो साथ में आके कोऑपरेटिव वे में काम करेंगे। तो इसलिए बोला जाता है डुअल सिटीजनशिप, टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या होता है दैट फेडरल यूनिट्स, मतलब छोटे जो स्टेट वाले जो भी सेक्टर्स है, वो सारे स्टेट के जो भी अथॉरिटीज है, वो स्टेट वाइज जो भी लॉज बना रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है। किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का। तो हम लोगों ने क्या किया? यूनिटरी से शिफ्टिंग कर दिया फेडरल पे, यानी कि हमने सेंट्रलाइज सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया सबसे पहले। कब किया? 1935 के एक्ट के अंडर। यहाँ पे इसीलिए बिकॉज हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन किया था, हमने फेडरल कोर्ट्स भी एस्टैब्लिश किए थे 1937 में।
टोटल 12 सालों के लिए फेडरल कोर्ट्स ने काम किया, ऑलमोस्ट 151 केसेस को हैंडल किया, बट एट द एंड हमने फेडरल कोर्ट्स को रिप्लेस कर दिया था बाय सुप्रीम कोर्ट एंड प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया था 1950 में। आई होप सो आप लोगों को ये जो समरी है आप मेरे साथ साथ लिख भी रहे हो, लिखना जरूरी है, सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लेना, स्क्रीनशॉट से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, एक बार लिखोगे तो याद रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 भी आया। कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो, जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स है वो सिटीजन के भी ड्यूटीज एंड राइट्स, अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट के भी जो भी पावर है ड्यूटीज है वो भी, गवर्नमेंट को लेकर भी ड्यूटीज पावर्स आए, सिटीजन को लेकर भी राइट्स एंड ड्यूटीज आए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो ये रिप्लेस किसने किया था, और रिप्लेस क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हुआ था, किससे हुआ था, फेडरल कोर्ट से रिप्लेस किया गया था। तो फेडरल कोर्ट को रिप्लेस करके अब ये जब भी लॉ मेकिंग पावर आई थी, किसके पास आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन के पास आई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस लॉ मेकिंग पावर को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ठीक है। दो हिस्से कौन से, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट का और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब ध्यान से समझो, ये जो लॉ मेकिंग पावर है दो हिस्सों में डिवाइड हुई, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाएंगे उसको बोला जाएगा सेंट्रल लिस्ट, और जो स्टेट गवर्नमेंट जो लॉज बनाएंगे उसे बोला जाएगा स्टेट लिस्ट, और दोनों मिलकर अगर कोई लॉज बनाते हैं उसे बोला जाता है जॉइंट लिस्ट। अब वन बाय वन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेंट्रल लिस्ट का वन ऑफ द एग्जांपल इज इनकम टैक्स व्हिच इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया था जो कि पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, तो वो सेंट्रल लिस्ट था। क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था। बट बहुत सारे ऐसे भी लॉज हो सकते हैं जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, जो हर एक स्टेट का अपने एजुकेशन पॉलिसी होती है उस हिसाब से एजुकेशन चलेगा, तो स्टेट लिस्ट में आएगा वो। जॉइंट लिस्ट मतलब क्या, दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। तो यहाँ पे दोनों दोनों भी लिस्ट के हिसाब से दोनों गवर्नमेंट अपने लॉज बताएंगे। तो जैसे यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है देखो, डिफेंस आएगा, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा। कॉन्करेंट लिस्ट में यानी कि जॉइंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ही जॉइंट लिस्ट, दोनों साथ में आके एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज एक्सेट्रा। स्टेट लिस्ट में पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, ये बहुत छोटी लिस्ट है, ये बहुत छोटी लिस्ट है। एजुकेशन यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि कौन से पॉलिसी के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से लिस्ट में आप लोग, मतलब कौन से तरीके का आप काम कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप ये लिस्ट डिसाइड होगी, कौन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है उसमें, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, तो इस हिसाब से क्या है, लॉ मेकिंग पावर बनाई जाएगी। इसके बाद आगे हम बात करेंगे, तो आपको बस इतना याद रखना, इनकम टैक्स होल ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके थ्रू इनकम टैक्स आया था पूरे इंडिया के लिए, एंड स्टेट लिस्ट के हिसाब से स्टेट चीजें आएंगी, एंड जॉइंट पे स्टैम्प ड्यूटी का लेवी। ये थोड़ी सी जो चीजें हैं बेसिक उतनी याद रखना। अगला सवाल जो एग्जामिनेशन में आता है, बहुत बार देखा गया है, व्हाट इज लॉ, आरटीपी में देखा है, रादर एग्जामिनेशन में तो नहीं, बट हाँ आरटीपी में देखा है, व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, ठीक है। या तो वो सोर्सेस पूछेंगे या तो मेकिंग प्रोसेस पूछेंगे। मेकिंग प्रोसेस मतलब क्या, सबसे सिंपल 6 स्टेप्स है। सबसे पहला बिल पास होता है, सबको पता है। सो व्हेन द बिल इज प्रपोज टू द पार्लियामेंट, तो एक बिल प्रपोज किया जाएगा, उस बिल पे डिबेट होगा, डिस्कशंस होंगे, एंड देन फिर लोकसभा उसे अप्रूव करेगा। लोकसभा अप्रूव करने के बाद जाएगा वो राज्यसभा में, तीसरा पॉइंट है राज्यसभा। उसके बाद वो जाएगा प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, साइन के लिए। वो जैसे ही असेंट करेगा उसके बाद जाएगा ओजी में। अब ओजी में जो भी डेट होगा, वो जो डेट होगा जो ओजी में बताया जाएगा, एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट, जो भी इफेक्टिव डेट होगा वो नोटिफिकेशन में जो डेट होगा मेंशन किया जाएगा, उस डेट से वो नोटिफाई हो जाएगा, यानी कि इफेक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वो नोटिफाई हो जाएगा एंड इफेक्टिव भी हो जाएगा, तब जाके आप बोलोगे कि भाई वो जो भी है वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट ने पास किया हुआ एक्ट है। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ क्या क्या है, बिल, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा के बाद आता है जो प्रेसिडेंट का साइन है वो, फिर ओजी, ओजी में भी देखो इफेक्टिव डेट क्या है, इफेक्टिव डेट एंड नोटिफाई होने के बाद आप बोलो उसको लॉ ऑफ पार्लियामेंट। आई होप सो यू आर क्लियर विद द स्टेप्स, वन बाय वन सारे स्टेप्स क्लियर। उसके बाद बात करेंगे, ये क्या था, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉज, ठीक है। 4 तरीके के लॉज है, क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉज, कॉमन लॉज, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इस सारी चीजों को लेकर मैंने कुछ लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ याद करना जरूरी है। चलो पहला बात करेंगे क्रिमिनल लॉज में। चलो 1 मिनट, पहला पार्ट हमने कवर कर लिया, पहले व्हाट इज लॉ,
मैंने तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, फिर व्हाट इज लॉ कवर किया, फिर उसके बाद सोर्सेस कवर किए, फिर उसके बाद प्रोसेस कवर किया। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लॉज। हम क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ लॉज देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ लॉज में 4 टाइप है, उसमें से पहला टाइप है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ एग्जैक्टली क्या है? क्रिमिनल लॉ रिलेटेड टू, परटेनिंग टू मतलब रिलेटेड टू, परटेनिंग टू का मतलब क्या है? रिलेटेड टू। क्या लिखा हुआ है? ओके, क्या लिखा हुआ है? दिस लॉज इज पर्टेनिंग टू मतलब रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? पहला है वायलेशन ऑफ लॉज और पब्लिक रॉन्ग्स। क्रिमिनल लॉज आर रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ लॉज और वायलेशन ऑफ रूल्स और पब्लिक रॉन्ग्स, मतलब पब्लिक के साथ जो भी गलत हो रहा है उससे रिलेटेड ये लॉज है, उसके पनिशमेंट को लेकर है। नाउ केयरफुली अंडरस्टैंड, एक्चुअल में यहाँ पे दो लॉज का नाम आपको लिखना जरूरी है। कौन से? एक है इंडियन पेनल कोड, दैट इज 1860, एंड दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी 1973। क्यों ये दोनों मेंशन करना जरूरी है? बिकॉज आज भी देखो, 1860 पहले, 1973 बाद में, तो आज भी हम लोग 1860 के हिसाब से जो भी क्राइम बोला गया है वो आज भी क्राइम माना जाता है। 1860 के हिसाब से जो भी नेचर ऑफ द क्राइम वहां पे लिखा गया है आज भी वही माना जाता है, एंड पनिशमेंट जो वहां लिखी है आज भी वही मानी जाती है। तो फिर ये पनिशमेंट सीआरपीसी की क्या बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि जो पनिशमेंट देने का प्रोसीजर है वो आप आईपीसी के हिसाब से मत देखो, वो आप सीआरपीसी के हिसाब से देखो। So, आपको फॉलो क्या करना है? सबसे पहले आपको ये लिखना है, क्रिमिनल लॉज आर पर्टेनिंग टू व्हाट? फर्स्ट, pertaining to violation of any laws or rules and related to public wrongs, ठीक है, and its punishments, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, इंडियन पेनल, जैसे कि इंडियन पेनल कोड बताता है क्राइम क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, एंड तीसरा उसका क्राइम नेचर एंड पनिशमेंट क्या होगा, एंड उससे रिलेटेड जो एग्जॉस्टिव प्रोसीजर्स है वो कौन बताएगा? सीआरपीसी एक्ट बताएगा 1973। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? मर्डर, रेप, थेफ्ट, मर्डर, थेफ्ट, रेप, असॉल्ट, फ्रॉड, चीटिंग, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स है। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा का पार्ट है, ये नहीं लिखा हुआ आपके मॉड्यूल में। जो भी क्रिमिनल लॉज से रिलेटेड जो भी जज डील करता है उसे बोला जाता है सेशन जज। उसमें बहुत सारी हायरार्की होती है, बट उनको बोला जाता है सेशन जज। क्या बोला जाएगा? क्रिमिनल लॉज को लेकर जो लॉयर, जो जज डील कर रहा है उसे बोला जाता है सेशन जज, और जो सिविल लॉज को लेकर डील करता है उसे बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट जज। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट जज। अब सिविल लॉज का मतलब समझो, सिविल लॉज मतलब सिविल सूट फाइल होगा। क्रिमिनल मतलब बहुत सीरियस मैटर, आपने कुछ किया है, किसी का मर्डर किया है, करोड़ों की चोरी की है, या रिसेंटली अभी कुछ मुंबई का रिसेंट का एग्जांपल है, टॉवर्स करके कुछ चिट फंड, लक्ष्मी चिट फंड जैसा पैसा गायब किया हुआ है, लोगों का करोड़ों का पैसा गायब हो चुका है, या ऐसे जो ये आपने जो किया हुआ है कांड सारा, ये कहाँ जाता है? क्रिमिनल लॉज के अंडर। एंड सिविल थोड़ा सा क्रिमिनल से थोड़ा लिबरल है, मतलब क्या? जैसे आपने किसी को गाली गलौज कर दिया तो आप सिविल लॉज के अंडर जाओ, फिर क्रिमिनल लॉज के अंडर जाने की जरूरत नहीं है। यार मेरी किसी ने बेइज्जती कर दी या मेरे डिफेमेशन कर दिया, मतलब नॉर्मल डिफेमेशन, बहुत बहुत भारी वाला, कुछ ऐसा नहीं किया कि रेपुटेशन लॉस हो वगैरह, बट मेरे बारे में गलत चीजें बोली या ऐसा कुछ भी कांड हुआ, तो आप कहाँ जा सकते हो? सिविल लॉस के अंडर जा सकते हो। तो ये जो सिविल लॉज है किसके बारे में बात कर रहा है? मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन या तो इंडिविजुअल्स या तो ऑर्गेनाइजेशन, या तो इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। कौन से मैटर्स है? इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो भी झगड़े हैं उसके लिए आप यहाँ पे आओगे। झगड़े बेसिक लेवल के, बहुत कुछ ऐसा आपने ऐसा नहीं किया कि मर्डर वर्डर करके किसी की जान ही ले ली हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस फोकस ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस फोकस ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रादर देन पनिशमेंट। मतलब क्या कि सिविल कोर्ट क्या करता है ना, सिविल लॉज एंड सिविल कोर्ट ट्राई करता है कि बॉस तुम झगड़ा कर, जो भी हुआ है तुम्हारा वहीं पे झगड़ा सॉल्व कर दे, बहुत ज्यादा हम लोग पनिशमेंट के पीछे ना भागे, ठीक है। क्रिमिनल में पनिशमेंट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पनिशमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे झगड़ा सॉल्व करना इज इंपॉर्टेंट। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे ज्यादा फोकस होता है रादर देन गिविंग पनिशमेंट टू एनीवन। द प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्न्ड बाय सीपीसी, ये सीआरपीसी नहीं है, ये सीपीसी है, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये सिविल प्रोसीजर कोड है जो 1908 में आया था, वो 1973 था, ये 1908 है, ध्यान से। और जो आपका आईपीसी था वो 1860 था, ईयर्स में गड़बड़ मत करना।
आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 एंड आपका सीपीसी 1908। तो ये जो भी प्रोसीजर्स है सब कुछ है वो सीपीसी 1908 एक्ट के अंडर गवर्न किया है। एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, फैमिली लॉज है, प्रॉपर्टी लॉज है, लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिच कर दिया, या गुड्स सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट था, गुड्स डिलीवर नहीं किए हैं, पैसा नहीं दिया है, या उसके बारे में डिफॉर्मेशन किया, मतलब गलत सलत कुछ बोल दिया, बस ऐसे ही गाली गलौज कर दिया, या फिर डिस्प्यूट है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच का। तो ये सारे बेसिक जो भी मामले हैं ये सारे कहाँ थे, सिविल लॉज के अंडर आएंगे। ये जो भी लिखा हुआ है उसका ये समरी है। आई होप सो आप लोगों ने लिखा होगा, स्क्रीनशॉट लिए होंगे, लिखे भी होंगे। चलो नेक्स्ट, पहला कौन सा था, क्रिमिनल, दूसरा है सिविल। अब बात करते हैं अगले लॉ की, विच इज अ कॉमन लॉ। ठीक है, कॉमन लॉ मतलब क्या है, कॉमन लॉ मतलब एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट प्रेसिडेंट है या फिर केस लॉज है। ठीक है, कॉमन लॉज इज नथिंग बट एक्चुअल में आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। सो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा ना वो इंडिया के हर टेरिटरी को बाइंड करेगा, इंडिया के हर टेरिटरी को बाइंड करेगा। किसका जजमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का। ये कहाँ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 141, भूलना नहीं है, आर्टिकल 141 में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन बताया हुआ है उन्होंने, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीज। मतलब क्या है, ये लैटिन वर्ड है, मतलब टू स्टैंड बाय व्हाट विच इज डिसाइडेड। बॉस तुमने डिसाइड कर लिया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है बाकी सबको फॉलो करना है, फिर हाई कोर्ट हो, सिटीजन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो, सबको फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट तक को भी फॉलो करना पड़ेगा, आरबीआई को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बजा दिया तो बात खत्म हो गई। सो द कोर्ट टू फॉलो सम जजमेंट, सेम जजमेंट, courts to follow same judgment established by the previous judgment on the similar facts or the case or on all four legs। इसका मतलब समझो थोड़ा सा, इनको ये बोलना है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या केस लॉज के बेसिस पे हम लोग लॉ डिसाइड करेंगे। आर्टिकल 141 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी, वो बोलेगा वो कायदा होगा, वो बोलेगा वो सब पे बाइंड होगा। तीसरा पॉइंट, इसका मतलब टू डिसाइड व्हाट इज टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वही आपको फॉलो करना है। तो इन्होंने क्या बोला कि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी कभी हाई कोर्ट्स की भी बात आती है, देखो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट्स भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी है। तो ऐसा हो सकता है ना कि अहमदाबाद हाई कोर्ट ने कुछ और, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ और डिसीजन दिया और चेन्नई हाई कोर्ट ने कुछ और बोला, और दोनों हाई कोर्ट्स के डिसीजन में डिस्प्यूट है। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक कुछ और बोल रहा है, क्योंकि इट्स अ जजमेंट, जजमेंट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सनैलिटीज, राइट। बट फैक्ट्स ऑफ द केस अगर सेम है, उस केस के फैक्ट्स ऑफ द केस सेम है, देन इन दैट सिचुएशन फैक्ट्स ऑफ द सेम केस के लिए अगर कोई प्रीवियस जजमेंट ऑलरेडी पास किया गया होगा तो आप वही जजमेंट को अप्लाई कर सकते हो। द कोर्ट टू फॉलो, जो भी कोर्ट होगा, कोई भी कोर्ट हो, वो कोर्ट टू फॉलो द सेम जजमेंट जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया हो, चेन्नई, जो भी आपको चूज करना है, जो भी हाई कोर्ट ने आपका डिसीजन, जो भी हाई कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया होगा एस्टैब्लिश बाय प्रीवियस डिसीजन ऑन द सिमिलर फैक्ट्स ऑफ द केस, सेम फैक्ट्स ऑफ द केस है, देन इन दैट सिचुएशन आप उसी जजमेंट को फॉलो कर सकते हो, आपको केस फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में ऑन ऑल फोर लेग्स, ऑन ऑल फोर लेग्स। ठीक है, क्लियर है। तो चार चीजें बताई गई थी कॉमन लॉज में कि आपका कोर्ट जो बोलेगा वो देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट होगा, वो बाइंड होगा। टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड, उसको लैटिन में बोला गया है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीज। एंड लास्ट में बोला गया है कि अगर सेम जजमेंट, सेम फैक्ट्स ऑफ द केस पर जजमेंट आपको फॉलो करना है, पास ऑन करना है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टू बस ध्यान रखो फैक्ट्स ऑफ द केस सेम होने चाहिए, टू स्टैंड बाय ऑन ऑल फोर लेग्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये चौथा है, लास्ट वाला है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेचुरल जस्टिस इज समथिंग विच गोज बियॉन्ड लॉज। मतलब हर बार आपको लॉ की लैंग्वेज देखकर नहीं समझ आएगा, आपको फैक्ट्स ऑफ द केस, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो भी उस टाइम का नीड है उसके बेसिस पे डिसीजन लेना होगा। तो इसीलिए नेचुरल जस्टिस को क्या बोला गया है, नेचुरल जस्टिस इज ऑल्सो नोन एज जस्ट नेचुरल डील्स। ये वर्ड्स वैसे के वैसे चाहिए, क्या लिखा है, जस्ट नेचुरल डील्स बोला गया है with a certain fundamental principles of justice going beyond written law। justice going beyond written law, जो भी justice, जो भी laws में लिखा है उसके beyond जाकर हम justice देंगे। क्यों? क्योंकि इसको क्या बोला गया है, देखो दो चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। कौन सी दो चीजें हैं, नेमो जुडेक्स, ये अलियन लैटिन वर्ड है, नेमो जुडेक्स इन कॉसो स्यू
यानी कि लिटरल मीनिंग इज नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस एंड द रूल अगेंस्ट द प्रेजुडिस। मतलब क्या है, नो वन शुड बी मेड जज इन हिज ओन केस। देखो ये नहीं लिखा है कि नो वन कैन फाइट हिज ओन केस, यहाँ पे लिखा है नो वन शुड जज हिज ओन केस। मतलब जैसे आपने पेपर बनाया और आप ही पेपर लिख रहे हो और आप ही पेपर चेक कर रहे हो, डजंट मेक सेंस राइट। आपको पता ही है पेपर में, पेपर अगर आपने बनाया तो आपको पता है कि पेपर में क्या लिख रहा है, सो इट वोंट मेक एनी सेंस। लेकिन मैंने पेपर बनाया और आप पेपर लिख रहे हो, देन इट मेक सेंस राइट। तो इसलिए बोला है कि खुद ही खुद का केस आप जज मत करो, आप लड़ो ठीक है एज अ लॉयर, वहां तक की परमिशन दी, लेकिन आप खुद ही खुद का केस एज अ जज नहीं कर सकते। पहला तो उसी को लैटिन वर्ड लिखा है नेमो जुडेक्स इन कॉसियो सियो। ठीक है, ये लैटिन है, आपको याद करना पड़ेगा, 3-4 बार लिखो याद हो जाएगा। दूसरा, इसके अलावा ऑडी डिटेरम मतलब क्या है? ऑडी डिटेरम पार्टेम का मतलब है दैट लिटरल मीनिंग इज गिविंग OBH मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, हियर द अदर पार्टी एंड गिव द अदर पार्टी अ फेयर चांस। जैसे मैं बहुत बार क्लास ले रही हूँ, ठीक है, क्लास ले रही हूँ, बहुत सारे बच्चे, सिर्फ बच्चे बड़बड़ 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 करे जा रहे हैं, मेरा कोई सुन ही नहीं रहा, ऐसे चलेगा क्या? सिर्फ बच्चे बड़बड़ कर रहे हैं, सिर्फ मेरा कोई सुन ही नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया ना। तो मुझे भी तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाए, तो इसीलिए बोला जाता है, इसी को क्या बोला गया है? ऑडी डिटेरम पार्टेम। ऑडी डिटेरम पार्टेम बोला गया है कि आप दूसरे सामने वाले पार्टी को डायरेक्टली डिसीजंस मत सुनाओ, आप पहले सुनो उसकी बात क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो उसे, एंड देन आपका जो भी रीजनेबल डिसीजन है आपने वो देना है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अ जजमेंट कैन ओवरराइड और अल्टर द कॉमन लॉज। जजमेंट कैन ओवरराइड द कॉमन लॉज। कॉमन लॉज मतलब जो कोर्ट ने बताए हुए जजमेंट से, कोर्ट ने दिए हुए जजमेंट से आप उसको ओवरराइड करो चलेगा, बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द स्टैट्यूट इटसेल्फ। आपने लॉ ही बदल दिया, नहीं चलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस आप लॉ नहीं बदल सकते, आपको पार्लियामेंट से जाकर पूरा लॉ का प्रोसेस फॉलो करके बदलना पड़ेगा, वो चलेगा, लेकिन आप बस नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे डिसीजन देकर लॉ नहीं बदल सकते। क्लियर है क्या? आई होप सो दिस इज क्लियर। एक बार वापस से 4 लॉज देखे, क्रिमिनल, कॉमन, सिविल एंड नेचुरल जस्टिस। क्रिमिनल में क्या देखा? क्रिमिनल में देखा कि जो भी लॉज है वो किससे डील करते हैं, एक तो वायलेशन ऑफ रूल्स लॉज एंड और द पब्लिक रॉन्ग से, एंड उसकी पनिशमेंट से। जो भी लॉज रूल्स रॉन्ग्स जो भी है वो दिए गए हैं आईपीसी 1860। सारा चार्ट दिमाग में मतलब आंखों के सामने होना चाहिए, मेरे आंखों के सामने आ रहा है पूरा, आपके भी आ रहा है, देखो 1860 के अंडर वहां पे क्या दिया है, नेचर, क्राइम एंड पनिशमेंट दिया हुआ है, और वो पनिशमेंट का एग्जॉस्टिव प्रोसीजर कहाँ दिया है, सीआरपीसी 1973 में दिया है। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, थेफ्ट, मर्डर, रेप, असॉल्ट करना, चोरी करना, ये सारी चीजें। उसके बाद आगे जो है वो है तुम्हारा सिविल लॉज। सिविल लॉज किस बात के लिए? सिविल सूट फाइल करने के लिए। सिविल लॉ में मेन फोकस क्या किया जाता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ना कि पनिशमेंट पर फोकस नहीं किया जाता। यहाँ पे सब कुछ फॉलो कैसे किया जाएगा, सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंडर पूरा एग्जॉस्टिव प्रोसीजर दिया है, उस हिसाब से आपको सिविल करना है। बहुत सीरियस मैटर्स नहीं होते हैं ये, सिर्फ लोगों के बेसिक ब्रीच ऑफ ड्यूटीज, या मतलब जो 4-5 एग्जाम्पल्स दिए थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैमिली लॉज, प्रॉपर्टी लॉज, ऐसे टॉर्ट का लॉज, जैसे आपने किसी को गाली गलौज कर दिया, गुड्स नहीं दिए हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल। फिर उसके बाद आया था तीसरे कौन सा हो गया, क्रिमिनल हो गया। फिर उसके बाद सिविल हो गया, कॉमन। कॉमन में क्या था, हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो सब पे बाइंडिंग होगा। यहाँ पे हम प्रिसीडेंट ऑफ द कोर्ट्स मतलब कोर्ट जो भी बोल रहा है, तो कोर्ट्स जो भी बोलेगा वो उसके लिए आर्टिकल 141 के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम बोलेगा वो सब पे बाइंडिंग होगा। इसके अलावा अगर सेम सिमिलर फैक्ट्स ऑफ द केस होंगे तो वो आप लोग उसी डिसीजन को फॉलो कर सकते हो, ऑन ऑल 4 लेग्स आप रह सकते हो। उसके बाद लास्ट आया था नेचुरल जस्टिस। नेचुरल, हाँ, वो वहाँ पे एक डॉक्ट्रिन भी था, टू स्टैंड बाय व्हाट यू हैव डिसाइडेड, राइट। तो उसके बाद लास्ट आता है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस में आपको 4 पॉइंट्स देखने हैं। सबसे पहला, इसको बोला जाता है नेचुरल डील्स। दूसरा बोला जाता है कि ये जो नेचुरल जस्टिस है ये बियॉन्ड रिटन लॉस जाता है। यहाँ पे आपको 2 चीजें देखनी है, एक है नेमो जुडेक्स इन कॉस्यू स्यू, यानी कि आप लोगों को जो खुद के केस में आप जज नहीं बन सकते। और जो दूसरा है वो है आपको ऑडी पैट्रेम, ऑडी
ऑडी अल्टरम पैट्रम, यानी कि क्या ऑडी अल्टरम पैट्रम मतलब क्या कि आप लोग सामने वाले को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो। बस ये ध्यान रखो कि ये सारी चीजें आप भले ही कोर्ट के डिसीजंस को ओवरराइड करने के लिए कर सकते हो, लेकिन आप एक्ट में ही बेसिक स्टैट्यूट को चेंज नहीं कर पाओगे। ये बेसिक चीजें समझ गई आपको चार। उसके बाद बात करेंगे हम लोग एनफोर्सिंग ऑफ लॉ। ठीक है, एनफोर्सिंग ऑफ लॉ को लेकर मैं कुछ बातें बता रही हूँ। एनफोर्सिंग अब एनफोर्स कर रहे हैं, एनफोर्स कैसे किया जाएगा? एनफोर्स करने के लिए आपके पास होगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडीज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए होते हैं मिनिस्टर्स, या फिर बहुत सारे इंडिया में 55 मिनिस्ट्रीज है जो हेल्प करता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम आगे देखेंगे वो अथॉरिटीज। तो ये मिनिस्ट्रीज हेल्प करती है, या मिनिस्ट्रीज को जो भी हेड करता है वो होता है, जो मिनिस्ट्री को हेड करेगा वो होगा मिनिस्टर, एंड उसको जो रन करेगा वो होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि लीगल ऑफिसर्स, यानी कि आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो उनको एडमिनिस्टर करते हैं। तो रन बाय एंड हेडेड बाय, हेड कौन करता है? मिनिस्टर। और रन कौन कर रहा है? आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स। कौन कौन से मिनिस्ट्रीज है उसका एग्जांपल है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव बॉडीज है। अब मेजर मिनिस्ट्रीज आर हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स, और उनको हेल्प करने के लिए होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक है, ये बस इतना बेसिक एनफोर्सिंग में पता होना चाहिए। इसके अलावा इनकम टैक्स को लेकर उन्होंने ये पैराग्राफ में क्या लिखा है देखो, इनकम टैक्स एक्ट एनफोर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है सीबीडीटी डिपार्टमेंट। ये सी इंटर वालों को थोड़ा ज्यादा अच्छे से मतलब होने वालों को, क्योंकि टैक्स हम लोगों ने सीखा हुआ है सब्जेक्ट, तो इसकी वजह से इजी होता है हम लोगों को याद करने के लिए। बट सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी, जो कि एक डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इंडिया का, जो सारा इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर देखता है। एंड जो एडमिनिस्टर किया जाता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस से होता है, यानी कि जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ये इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में काम करते हैं और ये सारी चीजों को देखते हैं। सो इनकम टैक्स एनफोर्स करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाय सीबीडीटी, एंड एडमिनिस्टर होता है आईआरएस, दैट इज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से। ये आपको लिखना है एनफोर्सिंग से रिलेटेड चीजें। ठीक है, एनफोर्सिंग में बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर मिनिस्ट्री, फिर रन बाय, फिर उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में लिखना है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स के बारे में आपको लिखना है। अब बात करते हैं हर एक मिनिस्ट्री पे। सबसे पहला है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय, दिस इज नथिंग बट द ट्रेजरी ऑफ इंडिया, जिसको माना गया है। अब वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किस चीजों पर फोकस करता है? पहला है टैक्सेशन, दूसरा है फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, टैक्सेशन समझता है, दूसरा है फाइनेंशियल लेजिस्लेशन मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी लॉज रूल्स रेगुलेशंस इंडिया में बनाने हैं वो, तीसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चौथा है कैपिटल मार्केट्स यानी कि सेबी, स्टॉक मार्केट, एंड स्टेट फाइनेंस, स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा जाता है, यूनियन बजट यानी कि जो बजट में जो पैसा स्टेट में और एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिवाइड होता है, वो सारी चीजें ये देखते हैं। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका डे टू डे लाइफ में ये जो भी मिनिस्ट्री एंड इट्स प्रोक्लेमिनेशन मतलब क्या है, उनकी जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आते हैं उसका बहुत ज्यादा असर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे लिए होता है। बिकॉज अगर लॉस, आपको इनकम टैक्स के बारे में पता ही नहीं तो आप क्या इनकम टैक्स रिटर्न करोगे? तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका एक हेड होता है, मिनिस्टर होता है, और वो यूनियन बजट प्रेजेंट करता है, जो कि सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को लिखना क्या क्या है, पहला वित्त मंत्रालय, दूसरा ट्रेजरी ऑफ इंडिया, तीसरा इसके जो भी डिपार्टमेंट्स है टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद जो कैपिटल मार्केट है, स्टेट फाइनेंस एक्सेट्रा, ये सारी चीजों को हेड करता है कोई ना कोई मिनिस्टर। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये कुछ डिपार्टमेंट को संभालता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है समझो, उसके डिपार्टमेंट्स क्या है वो आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएंगे, आपको याद करने होंगे, ऑप्शन नहीं, तो याद करने के टेक्निक्स है तो वो समझ लो। सबसे पहला ये तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपको समझ जाएगा। इसके चार जो सिविल सर्विसेज है, देखो दो सर्विसेज से पहले आपको ये समझना है, कौन से दो? पहला है, एक है सिविल सर्विस, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सिविल सर्विस, और दूसरा लिखा हुआ है सेंट्रल कॉमर्स सर्विस। तो ये दो है अलग अलग दो डिपार्टमेंट, पहले तो एक है सिविल सर्विस का, दूसरा है कॉमर्स सर्विस का, सेंट्रल कॉमर्स सर्विस का। अब सिविल सर्विस में भी चार है, कौन से चार है? इंडियन रेवेन्यू,
दूसरा ऑडिट एंड अकाउंट्स, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। तीसरा है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और चौथा है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। अब इसको याद कैसे करना है देखो, पहले तो इंडियन रेवेन्यू, देखो सर्विस इंडियन, ये दो वर्ड जैसे हैं, इंडियन हर इसके पहले लगाया हुआ है तो मैंने इसलिए उसको बार बार रिपीट नहीं किया। तीसरा सर्विस हर जगह पे लिखा हुआ है, उसको भी रिपीट नहीं करना है, बस बीच का वर्ड अलग अलग है। बीच का वर्ड अलग अलग अगर है तो फिर पहला वर्ड है रेवेन्यू, ठीक है, हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको सबसे पहला जो पैसा, हम सबकी इनकम देखते हैं, सबका रेवेन्यू क्या है वो देखते हैं, उसके बेसिस पे उसका इकोनॉमिक्स डिसाइड होगा कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, बराबर। उसके बाद हम लोग उसका ऑडिट करते हैं एंड अकाउंट्स करते हैं कि यार हाँ इसके पास ये है, इसके पास ये है, ये चोरी का माल है, ये ब्लैक मनी से तो नहीं लिया हुआ है। ये ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट टीचर्स के साथ भी करते हैं कि टीचर ने कोई महंगी चीज खरीदी है तो इसमें जरूर ब्लैक मनी इन्वॉल्व होगा, तो आप ऑडिट करने का ट्राई करते हो, आप अकाउंट्स करने का, पोर्टफोलियो देखने का ट्राई करते हो। तो पहले आपने रेवेन्यू पूछा, फिर आपने उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा, फिर उसके बाद आप वो एनालिसिस कर रहे हो, यानी कि वो ऑडिट कर रहे हो कि ये कहाँ से आया हुआ होगा, पैसे से ये चीज खरीदी होगी, फिर आप अकाउंट्स करने की कोशिश कर रहे हो। अकाउंट्स में भी दो है, ध्यान से देख लो, एक है सिविल अकाउंट और एक है कॉमर्स के अंडर लिखा हुआ है इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये जो दो डिपार्टमेंट है उसमें भी अकाउंट्स में दो अलग अलग हिस्से, एक सिविल अकाउंट का, एक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का। तो आपको याद करना है, चलो एक बार मेरे साथ याद कर लो, चार्ट बना रही हूँ, आंखों के सामने आना चाहिए, मैं लिखूंगी नहीं, स्क्रीन में आना चाहिए आपकी आंखों के। चलो, सबसे पहला कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, दूसरा, ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक है सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, एक है सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज से रिलेटेड। सिविल सर्विस में चार चीजें, पहला रेवेन्यू, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, दूसरा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, तीसरा है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एंड चौथा है अकाउंट्स का ही हिस्सा वापस से इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ठीक है। और ये जो कॉमर्स वाला है वहां पे आपको याद करना है इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस। आई होप सो ये चार्ट आपके दिमाग में आ गया होगा और आपने लिखा भी होगा। चलो नेक्स्ट, ये कौन सा हो गया, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। अब ये क्या था, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद डिपार्टमेंट्स देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट क्या है कि ये क्या बोल सकते हो, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये सब डिपार्टमेंट्स है, ये सब डिवीजन है बहुत सारा, ठीक है। तो ये जो बहुत सब डिवीजन तक पहुंच गए, तो वैसे ही उसके जो थोड़े बहुत हेड्स है, जैसे अब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो पूरा करेगा वो कौन सा डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, समझ में आ रहा है। तो वो सब डिविजन्स थे। अब आपको डिपार्टमेंट्स देखने हैं क्या क्या है। अब ये जो डिपार्टमेंट्स है इसको याद करना पड़ेगा, याद करने का छोटा सा टेक्निक जो मैंने डेवलप किया हुआ है वो देख लो। सबसे पहला कि कोई भी जैसे आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आप लोग जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज होगा, ठीक है। पब्लिक से आई होप सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर, आई होप सो। पब्लिक, आपको पब्लिक एंटरप्राइज आपको स्टार्ट करना है, एक पब्लिक एंटरप्राइज, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, पब्लिक एंटरप्राइज है, और वो जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो स्टार्ट करने के लिए आपने और गवर्नमेंट ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ आपने कुछ पब्लिक एसेट्स भी मैनेज किए। पब्लिक एसेट तो खरीदोगे ना, इन्वेस्टमेंट करोगे, एसेट्स खरीदोगे, तो पहले पब्लिक एंटरप्राइज, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हुआ, पब्लिक एंटरप्राइज के बाद डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट हुआ। अब ये जो आपने किया हुआ है डिपार्टमेंट, ये आपने किस बात के लिए किया, क्योंकि आप फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो, आपकी कंपनी प्रोवाइड करना चाहती है फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज आया हमारे दिमाग में पहला नाम आना चाहिए रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। हम लोग सिर्फ पैसा आना और पैसा जाना इस पर ही फोकस करते सबसे ज्यादा। सो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड इसके बेसिस पे आप देखो आपके इकोनॉमिक अफेयर्स इकोनॉमिक के, लेकिन ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले क्या, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज के बाद इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा, आप फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हो, फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसके बेसिस पे इकोनॉमिक अफेयर्स। आई होप सो आप लोगों को अब याद हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा मिनिस्ट्री उन्होंने दिया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आप लोगों ने बहुत बार एमसीए का वेबसाइट देखा होगा, कोई कंपनी एलएलपी को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो वेबसाइट लगता है वो होता है एमसीए। तो इसीलिए पहले जो भी ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है ये प्राइमरीली डील कहाँ करती है, जिन्होंने भी एमसीए का वेबसाइट देखा होगा उनके लिए ये याद करना ज्यादा इजी होगा, इसलिए थोड़ा अगर नहीं देखा है तो जाके चेक कर लेना एमसीए का वेबसाइट। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन किस बात का, कंपनीज एक्ट 2013,
कंपनीज एक्ट 1956, एलएलपी एक्ट 2008 एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। आपको याद होगा एमसीए के वेबसाइट पे ही मैंने आपको ये आईबीसी वगैरह एक्ट भी दिखाए थे। तो कंपनीज एक्ट 2013 1956, एलएलपी एक्ट 2008 एंड तीसरा आईबी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। कैसे याद करोगे? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 मतलब आके उसको ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं, 2016, ठीक है। तो ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है इसको लेकर आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो मैं तब डिस्कस करती हूँ उससे रिलेटेड चीजें। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल किस बात के लिए रहता है मेनली, कि जो भी इंडियन एंटरप्राइजेस है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको लेकर। द मिनिस्ट्री इज मोस्टली रन बाय सिविल सर्वेंट्स ऑफ आईसीएलएस मतलब इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। आईसीएलएस मतलब इंडियन लॉ कॉर्पोरेट सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। ये इनके कैडरे, कैडरे मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आके ये मैनेज करते हैं। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फॉर पर्टिकुलर पर्पस साथ में आते हैं और ये मैनेज करते हैं, दैट इज एमसीए। सो आईसीएलएस क्रेडे यानी कि सिविल सर्वेंट साथ में आके रन करते हैं। सिविल सर्विसेज होते हैं, एग्जामिनेशन के थ्रू आप वो एग्जाम देकर आप यहाँ पे आ सकते हो। हाईएस्ट पोस्ट इसका जो होता है एमसीए का, वो होता है डायरेक्टर जनरल। बहुत बार वर्ड पढ़ा होगा आपने, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज द अपेक्स स्केल, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डायरेक्टर जनरल हाईएस्ट है। रन कौन करता है? आईएएस ऑफिसर्स करते हैं, सिविल सर्विसेज जिसको बोला जाएगा। उसके अलावा कौन कौन सी चीजों पे? 2013 1956 कंपनी, एलएलपी 2008 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपका डन हो गया, अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या बात कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय, पहली बात तो ये मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, वाह क्या लिखा है। दूसरा, इट इज द इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि डील करता है इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। ऑब्वियसली घर की सारी चीजें यही डिसाइड करते हैं। और इसका यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ये मेन हेड होता है। इसके डिपार्टमेंट याद करो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये तो ठीक है, ये याद हो जाएगा तुम्हारे लिए। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट होम अफेयर्स, पहला कैसे याद करोगे? तो देखो, होम अफेयर्स के बारे में बात की है, ठीक है। तो इंडिया इज आवर नेशन एंड सारे सब कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं करना है, सारे भारतीय ये वो बहन भाई वो कुछ याद नहीं करना है। तो पहली बात तो इंडिया इज योर होम, ऐसा सोचना है, ठीक है। इंडिया इज योर होम, उस होम में बहुत सारे स्टेट्स होंगे, बराबर। इंडिया इज योर होम तो डिपार्टमेंट ऑफ होम, इंडिया इज योर होम। उस होम में बहुत सारे स्टेट्स होंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। उन स्टेट्स में से वन ऑफ द एग्जांपल विल बी जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख, ठीक है। सो डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख अफेयर्स, तो डिपार्टमेंट ऑफ होम हो गया। फिर उसमें बहुत सारे स्टेट्स हो गए, उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया। उसके बाद ये सारे जम्मू कश्मीर जैसे ही आए तो दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? उनकी इंटरनल सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज में ही सिर्फ बात नहीं होती, वहां पे कोड लैंग्वेज में बहुत सारी बातें होती है, ये है ना। जो भी ऐसे क्या मतलब मूवीज में हमने देखा है, टेररिस्ट कैसे बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग फिर कैसे ट्रेस कर रहे हैं वो वॉइस को, ये वो बहुत सारी चीजें हमने देखी है, पता है, बराबर है कि कबूतर आ चुका है, कबूतर उड़ रहा है, एक्सेट्रा कुछ भी बोला जाता है, तो उनकी कोड लैंग्वेज होती है, बराबर। तो वो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो याद कैसे करोगे? सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ होम यानी कि इंडिया। दूसरा, इस होम में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स है, इसमें से वन ऑफ द एग्जांपल इज डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख अफेयर्स। यहाँ पे जैसे ये बोला तो दिमाग में सबसे पहला आता है हमारे लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस में बात की जाती है। अब ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस में बात की जाती है, इसीलिए इस ऑफिशियल लैंग्वेजेस के भी डिपार्टमेंट उन्होंने नीचे दिए हैं कि सबसे पहला तो सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो रखो कि ट्रांसलेट करो। दूसरा, हिंदी का भी स्पेसिफिकली एक इंस्टीट्यूट रखो। एंड लास्ट इज डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस, मतलब बाकी लोगों से रिलेटेड, सेंसस मतलब लोगों से रिलेटेड चीजें देखो। तो ऐसा करके याद करो। पहला क्या है? सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, दूसरा हिंदी ट्रांसलेशन एंड लास्ट इज सेंसस। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज के डिपार्टमेंट्स हैं।
ऐसा करके आपको याद करना है। चलो नेक्स्ट, गो अहेड विद द नेक्स्ट वन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सिंपल है, नाम में ही सब कुछ है। लीगल अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जस्टिस के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ये जो भी ड्राफ्टिंग करेंगे किस बात से रिलेटेड, प्रिंसिपल लेजिस्लेशन से रिलेटेड बात करेंगे। इसका डिपार्टमेंट सिंपल, लीगल, लेजिस्लेशन एंड जस्टिस, ये डिपार्टमेंट्स हो गए। ये क्लियर हुआ क्या? ये क्या था? ये सिर्फ डिपार्टमेंट, ये क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्रीज के बारे में बात हो रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री के बारे में बात की हम लोगों ने, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये 4 मिनिस्ट्रीज हमारी डन। अब बात करते हैं रेगुलेटर्स की, जिसमें से सबसे पहला रेगुलेटर है सेबी। तो 1 मिनट ब्रीफली, पहले क्या देखा? पहले देखा इंट्रो, क्या हो गया? पहले देखा इंट्रो, फिर देखा व्हाट इज लॉ, फिर उसके बाद देखा सोर्सेस ऑफ लॉ, आंखों के सामने सब कुछ आना चाहिए आपके। फिर उसके बाद सोर्सेस के बाद, सोर्सेस ऑफ लॉ के बाद हमने देखा कि कैसे इनकम टैक्स, ये वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, उसके बाद फेडरल कोर्ट्स, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस किया, एक्सेट्रा। तो सोर्सेस देखा, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ लॉ, एनफोर्समेंट देखा बीच में, ठीक है, मिनिस्ट्री और ये सब। फिर उसके बाद एनफोर्समेंट के बाद देखा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री, 4 मिनिस्ट्री देखी हम लोगों ने। अब हम लोग देख रहे हैं रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स यानी कि 3 है, आरबीआई, सीबी एंड आईबीबीआई। एंड देन एंड में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कोर्ट। ठीक है, आई होप सो चैप्टर क्लियर होगा आपको, डिवीजन क्लियर है। चलो बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला सेबी, बहुत सिंपल है, ये आपको इकोनॉमिक्स के चैप्टर 10 में भी है। पहला कब आया था? 12 अप्रैल 1988 को आया था, बट एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी आया, फिर एक्ट पास हुआ, फिर 1992 को उसको 30 जनवरी 1992 को उसको स्टेटस मिल गया एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कैपिटल मार्केट को पूरा रेगुलेट करता है। बात खत्म हो गई, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। बात करेंगे आरबीआई एंड आईबीबीआई पे। आरबीआई सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक जो रेगुलेट करता है सारे बैंकिंग सिस्टम को। ये ओनरशिप किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आएगा। ये सारे इशू एंड मेंटेनिंग एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज से रिलेटेड जो भी पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी काम है वो सब कुछ ये करता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान इज स्पेशलाइज्ड डिवीजन, यानी कि नोट छापने का एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है ऑफ आरबीआई, थ्रू विच इट प्रिंट्स द मनी और मिंट्स द कॉइन। कॉइन को मिंट करके बनाना पड़ता है, करेंसी पेपर फॉर्म में होती है तो उसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट एंड मिंट्स द इंडियन करेंसी नोट्स इन 2 ऑफ इट्स करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस, एक है नासिक में और दूसरा है देवास में, एक है सेंट्रल इंडिया में, एक है वेस्टर्न इंडिया में। इसके अलावा आरबीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब रेगुलेट करता है पेमेंट को। ये इंपॉर्टेंट, डिपॉजिट ऑफ इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो कि इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करता है। ये अगेन कल परसों ही मैंने 10th चैप्टर डाला था इकोनॉमिक्स का, उसमें भी ये पॉइंट था, आपको याद होगा। तो इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम के अंडर ये सारी चीजें आरबीआई प्रोवाइड करता है। चलो, तो ये 4 चीज, ये कुछ चीजें थी जो कि आरबीआई से रिलेटेड, रीड कर लोगे हो जाएगा याद। बस ये एग्जाम में लिखना है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा। स्पेसिफिकली 2 जगह पे हम लोगों का करेंसी प्रिंट हो रहा है, एक नासिक और दूसरा देवास। एक्चुअली 4 है बट ठीक है, इधर 2 लिखा है। अगला आईबीबीआई, इंपॉर्टेंट। IBPI इज नथिंग बट इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, और जहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI को बनाया जाता है। ये 2016 में आया था, व्हेन आई वाज इन सीए फाइनल, दैट टाइम वो जस्ट आया था, और हम लोगों ने ये पहली बार जो पढ़ा था वो हमारे बैच ने पढ़ा था। सो जब इंस्टीट्यूट ने इंक्लूड किया था, हमारी बैच जो थी वो पहली बैच थी इसके लिए। सो इट इज अ रेगुलेटर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के लिए, जहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल एजेंसीज होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स मतलब क्या? प्रोफेशनल एजेंसीज मतलब बहुत बड़े बड़े, बहुत सारे लोग साथ में आके करेंगे, सीएस, लॉयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सर्टिफाइड जो लोग होंगे वो। एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स मतलब जो एक्चुअल में एज अ आर्बिट्रेटर या लिक्विडेटर जाते हैं वो लोग। एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले। तो 3 लोग, एजेंसीज, प्रोफेशनल्स एंड यूटिलिटीज इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 2016 में, जहाँ पे उसको स्टैट्यूटरी पावर दी गई थी, जबकि लोकसभा में पास हुआ था 5 मई। कब हुआ था? देखो 5 मई, 556
556 को क्या हुआ था, लोकसभा में पास हुआ है, लोकसभा में। लेकिन इसको रिकॉग्निशन कब आया रहे, 1 अक्टूबर, गांधी जी के बर्थडे के एक दिन पहले इसको स्टैट्यूटरी पावर्स मिला था अंडर एन एक्ट, दैट इज और कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब ये एक्ट क्यों नहीं लिखा, कोड क्यों लिखा, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बेयर एक्ट वाले में दे दिया है, वहां पे देख लेना। उसके बाद इट कवर्स 4 लोग, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल भी बैंकरप्ट हो जाए चलेगा, यहाँ पे आओ, कंपनी बैंकरप्ट हो जाए यहाँ पे आओ, एलएलपी बैंकरप्ट हो जाए यहाँ पे आओ, पार्टनरशिप बैंकरप्ट हो जाए फिर भी तुम यहाँ पे आ सकते हो। बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, 2 कोड्स है, एक है एनसीएलटी दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और एक है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सो लेट मी टेल यू, और एक एक्चुअली एनसीएलटी एंड एनसीएएलटी, मतलब क्या, नेशनल कंपनी एपीलेट लॉ ट्रिब्यूनल, और दूसरा लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, सॉरी एनसीएलएटी, एंड और एक है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो ये प्रोसीडिंग्स जो भी है वो इन 2 कोर्ट्स में चलता है। अगर आपको एनसीएलटी का जमा नहीं डिसीजन, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है, वैसे ये लोग एनसीएलएटी में जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आईबीबीआई एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, शॉर्ट नोट आएगा, आईबीबीआई एंड सेबी का एंड आरबीआई का, ये 3 अथॉरिटीज को एक्सप्लेन करो आएगा, या तो फिर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक्सप्लेन करो, कोई भी मिनिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। एंड लास्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। सबसे पहला, जो भी इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो क्यों बनाया गया है, ताकि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो, किसके बीच का, सिटीजन्स का, एंड सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच का, मेरा और आपका झगड़ा, या तो फिर मेरा और गवर्नमेंट का जो झगड़ा है उसको लेकर ये सारे जुडिशियल सिस्टम बनाई है। इनका फंक्शन क्या है, एक्ट्स एंड कोड्स को आप इंटरप्रेट करो, उसके बेसिस पे आप रिसॉल्व करो सारे डिस्प्यूट को, एंड देन उसके हिसाब से आप फेयरनेस या फेयरनेस लेकर आओ इन इंडिया। और ये जो हायरार्की है वो है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो फाइनल वर्डिंग होगा, आर्टिकल 141 में ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है, डिस्कशन हमने कर लिया है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, बहुत ज्यादा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन उसके लिए मैंने समरी बनाया हुआ है, आपको ये 5 स्टेटमेंट में याद करना है। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स अथॉरिटी, अपेक्स बॉडी है, उसको चैलेंज नहीं है। दूसरा, ये कब आया था, 26 जनवरी 1950 को आया था। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिस इज सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हाईएस्ट अथॉरिटी मानी गई है, जो कि अपॉइंट होती है अंडर आर्टिकल 126 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 141 देखा, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है, आर्टिकल 126 देखा जिसमें सीजीआई अपॉइंट हो रहा है फॉर सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद यहाँ पे पहले 7 मेंबर हुआ करते थे, जो कि अब हो चुके हैं 34 मेंबर इंक्लूडिंग सीजीआई। एंड अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना है, केस फाइल, रिपिटिशन का मतलब होता है केस फाइल करना, तो उसको आपको फाइल करने के लिए आर्टिकल 32 के अंडर आपको फाइल करना पड़ता है। तो ये 5 पॉइंट है, बात खत्म। 5 पॉइंट, पहला अपेक्स बॉडी, दूसरा 141 के हिसाब से सब पे बाइंडिंग है, तीसरा कब आया था, 5 एक्चुअली 6 आप बना सकते हो इसको, 26 जनवरी 1950 में आया था। उसके बाद पहले 7 मेंबर थे, फिर 34 हो गए, सीजीआई हाईएस्ट है, वो कहाँ से, 126 के हिसाब से। एंड अगर रिपीटिशन फाइल करना है तो 132 के अंडर आके फाइल कर देना। ये हो गया तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्ट नीचे, तो हर एक स्टेट का, ईच स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी का अपना एक अलग हाई कोर्ट होता है, ठीक है। ईच स्टेट, ईच यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल 214 के हिसाब से हाई कोर्ट हर एक स्टेट में होना चाहिए। आर्टिकल 214 कहाँ का, कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 226 227 के हिसाब से उन्होंने कुछ सुपरवाइजरी पावर्स दी हुई है, किसे दी है, हाई कोर्ट को दी हुई है। टोटल इंडिया में अभी 25 कोर्ट्स है। तुम बोलोगे भाई बस कोर्ट्स, ईच स्टेट 1 कोर्ट बोला है, एंड यूनियन टेरिटरी का भी एक कोर्ट बोला हुआ है, तो फिर सिर्फ 25 कोर्ट कैसे, क्योंकि 6 स्टेट्स एक ही कोर्ट को शेयर कर रहे हैं। ईच स्टेट में एक कोर्ट होना चाहिए, हर एक यूनियन टेरिटरी में एक होना चाहिए, लेकिन 6 ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे एक ही कोर्ट शेयर हो रहा है। अगर आप लोगों कौन से है वो मैं बता देती हूँ। अगर आपको हाईकोर्ट में केस फाइल करना है तो आर्टिकल 226 के अंडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 32 है, 32 किस बात के लिए है, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना है तो, और अगर आपको हाई कोर्ट में करना है तो 226 है। इसके अलावा और आर्टिकल कौन सा है, 126, जहां पे सीजेआई अपॉइंट होता है। इसके अलावा 214 में हर हाई कोर्ट बनता है, एंड हाई कोर्ट को जो पावर दी है वो 227 में दी है। अब ये जो 6 हाई कोर्ट है इनके बारे में मैं बता देती हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट है, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, दादर, दमन दीव इन सबको कंट्रोल करता है। कोलकाता में कोलकाता, अंडमान निकोबार, गुवाहाटी का अरुणाचल प्रदेश, असम, असम, मिजोरम, वो सब कवर करेगा। केरला में केरला, लक्षद्वीप कवर करेगा।
मद्रास एंड पौंडीचेरी कवर होता है, पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो ये 6 हाई कोर्ट्स हैं जो कॉमन टेरिटरी, कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं। तो ये कॉमन हाई कोर्ट, आपको कॉमन हाई कोर्ट है तो कॉमन ही आपका केस फाइल होगा। अगर आप सपोज आपको दीव में हो, आप गोवा में हो और आपको केस फाइल करना है तो बॉम्बे हाई कोर्ट में ही करना पड़ेगा, गोवा हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो ये आर्टिकल कौन कौन से थे, पहले 214 देखा, फिर 32 देखा, फिर उसके बाद सीजे, फिर ये देखा 226 देखा, फिर 214 देखा, फिर 227 देखा, एंड जो लास्ट देखा वो 126 देखा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिर्फ 3 चीजें ध्यान में रखनी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स विद द सिविल लॉस बेसिकली, नीचे होता है हाई कोर्ट से भी नीचे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये वो उन केसेस से डील करता है जो 2 करोड़ से कम के वैल्यू के होते हैं, एंड ये लोकल लिमिट्स में ही डील करेगा। कि लोकल लिमिट्स मतलब पार्टी, पुणे की पार्टी है तो मेरा जो केस हुआ था वो पुणे की पार्टी हम लोग, तो हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया था। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पुणे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो कोर्ट है शिवाजी नगर में, वहां पे जाके हमने केस फाइल किया था। या तो जहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो हमारी पार्टी और प्रॉपर्टी हम दोनों यहीं पे थे, तो हमारा जो केस फाइल हुआ था वो पुणे डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो विद इन लोकल लिमिट्स, केस 2 करोड़ से कम होना चाहिए, डील्स विद द सिविल लॉस ओनली। और लास्ट बचा तुम्हारा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। मेट्रोपॉलिटन मतलब हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से और एक कोर्ट अपॉइंट होता है जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन हो, वहां पे एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होता है, जिससे थोड़ा काम फास्ट हो इसलिए। और इसमें क्लास चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, जिनको पावर दी जाती है एज अ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की। मतलब फर्स्ट क्लास पावर, यानी कि फर्स्ट क्लास पावर का मतलब है मैजिस्ट्रेट लेवल एक अलग लेवल होता है, तो आपको वो पावर दी जाती है। जैसे कोर्ट को पावर दी जाती है, वैसे कोर्ट की पावर आपको मैजिस्ट्रेट लेवल पर थोड़े कम अथॉरिटीज के साथ दी जाती है। दैट्स इट। ठीक है, इसी के साथ आई बिलीव यस ये चैप्टर डन हो जाता है। एक बार बस छोटी सी चीजें हैं जो मैं रिवाइज करा देती हूँ तुम्हारी। एक तो सबसे पहले तो आर्टिकल याद कर लो, कौन कौन से आर्टिकल। सबसे पहला 214 किसके बारे में था, 214 था आर्टिकल जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट था। उसके बाद आर्टिकल 232 में क्या बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना है, रिपीटिशन फाइल करना है तो क्या। सेक्शन नंबर 126 में सीजेआई को अपॉइंट करना है तो क्या। उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग, उसके बाद आगे वन बाइंडिंग है, उसके बाद आगे क्या था 126 के बाद अगर आपको फाइल करना है कहाँ पे फाइल करना है, 226 227 था, किसके बारे में था, ईच स्टेट वन हाई कोर्ट। उसके बाद हाई कोर्ट की पावर यहाँ पे दी गई थी। एंड अगर आपको सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट में अगर केस फाइल करना है तो कौन सा था, हाँ 226 रिपीटेशन था, 214 था हाई कोर्ट, 214 एक मिनट, 227 सही है, 226 में अगर आपको रिपीटिशन फाइल करना है हाई कोर्ट में तो। ठीक है, क्लियर है। ये आर्टिकल्स में गड़बड़ मत करना, समरी एक बार फटाफट आप लोग लिख देना। उसके बाद बात करेंगे एक बार क्या क्या लिखना था आपको कोर्ट में। एक तो सुप्रीम कोर्ट में एपेक्स कब आया, 214 सीजेआई एंड 7 से 34 एंड 32। उसके बाद हर एक स्टेट का एक एक हाई कोर्ट, 214 में हाई कोर्ट ये हर एक स्टेट का 6 स्टेट लेकिन एक ही शेयर कर रहे भी, सबको पावर दी 227 में। एंड 226 में आप रिपीटिशन। डिस्ट्रिक्ट में सिविल लॉस 2 करोड़ से कम के केस, लोकल लिमिट्स पार्टी एंड प्रॉपर्टी के बेसिस पे, मैजिस्ट्रेट 10 लाख से कम, हाई कोर्ट का कंसल्टेशन, फर्स्ट क्लास पावर। आई होप सो अब आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। आई होप सो आप लोगों ने सारे स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे, लिखा होगा, प्लीज लिखो, लिखने से आपको इजी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, थोड़ा लोगों के साथ, मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।